रात के अब 11 बज चुके थे। भाई, अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छूटी तो शायद मिल भी जाए, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का था। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पे घर भी बनाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरे पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे। इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो कम से कम उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी। लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है यार, बस आई तो कम से कम, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में यहीं रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी आ चुकी है और बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हो गया। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत नागेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे कहाँ जा रही है और आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर कर की आवाज करके वहीं रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहां से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाकर रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा, वो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपनी घर की परेशानी सारी भूल गया। वो तो बस उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में किसी को भी उतार देते हैं। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा, एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कैसे कह रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहते हैं घर में, अगर चलना हो तो मेरे साथ चल लो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई।
वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका दिया और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़ आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा। अब तो बैटरी भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी, ये सोचकर उसने मोबाइल को बंद कर दिया। लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देखा और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर वो सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह लग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज में समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने का निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिखे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ गया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को उसे मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहाँ रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी ही नहीं। नागेश के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक चरवाहा वहां से निकला। नागेश ने उसको देखकर उसके पास जाते हुए उसने सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब, आप कौन हो? यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए हो क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? यहाँ, इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया? आप बेवजह रुके हुए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है, और मुझे यहाँ तक लेकर कैसे आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर में ना वो लड़की आई और ना उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने वहीं के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़कर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो औरत लड़की आते हुए दिखी। तो उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा।
वो भी उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ आई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ, 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 मुझे मार देगी ये, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना तो भूल ही गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहां रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की या उसने अंदर वो लड़की है या नहीं, ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक पहुंच गया। तो उसके साथ जो हुआ, वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जुबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पे इलाज चालू हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने तो उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा। वो भयानक नजारा देखकर उसको भागने तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून बह रहा था। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। तो उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे, खून से लथपथ। वो बकरी वाले की तरफ लपकी। तो उसने उस बकरी वालों को अंदर खींचा और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। मही का बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी नहीं करनी आज? अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज नहीं जाना? जल्दी तैयारी करो। मिहिका की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी मिहिका की। सबकी चहेती बेटी है वो। मिहिका ने अपनी सारी चीजें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लेने गए हुए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मिहिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर मिहिका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहां से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर गई था। मिहिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, इसलिए उसने वो नहीं किया था। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंच गई। वहां बहुत भीड़ थी।
लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में महिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की अचानक से वहां जाने से मना कर रही थी। पूछने पर बिना बोले ही वो चली गई। वार्डन ने महिका को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फोन नंबर दे देना। मीका वैसे छोटे शहर से थी तो उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां पर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोल दे। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफी अच्छी थी। मीका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर थकान से उसको नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फोन लगा दिया। हेलो माँ, मैं पहुंच गई, रूम भी मिल गया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के मीका ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 कब बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहां। इन सब से अनजान मेहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मेहिका का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही मेहिका की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, मैं अभी उठी हूँ। अभी तो 8 बजने के हैं ना, मेहिका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे हैं? मेहिका ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। वार्डन वहां से चली गई और मेहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज चली गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग अलग जगह रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम में रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मीका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे सब खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मीका दूसरे दिन कॉलेज चली गई और वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना तो भूल ही गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट और चॉकलेट।
वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद वो काफी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात के समय उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मीका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? मीका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, मैडम रूम में कोई है। मैंने अभी 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 वहां किसी को देखा। कोई लड़की थी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाकर देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। मीका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी आंख कब लग पाती ये तो वो भी नहीं जानती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से सो गई। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मीका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई। चलो यार, वार्डन ने किसी को तो भेजा। इस बात से वो काफी खुश थी। फ्रेश होने के बाद मीका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले बाहर चली गई। मीका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल में